नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों, ग्रोथ मोट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच के समसामयिक विषय के लिए एक विशेष श्रृंखला के तहत दो महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में हमें देखना है, जिनमें से एक तो नोबेल प्राइज है और नोबेल प्राइज में भी अगर उप क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक विज्ञान के इस क्षेत्र में देखेंगे कि किन किन को नोबेल पुरस्कार एनायत किया गया और उनको कौन से सिद्धांतों की वजह से और किन किन वजहों की किन किन कारणों की वजह से उनको नोबेल एनायत किया गया, वो हमारा आज का प्रथम हिस्सा रहेगा। दूसरे हिस्से में पीएम गति शक्ति, जो कि सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी संकलन करने वाली योजना है भारत में संरचना के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही में जो लॉजिस्टिक लागत है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको कम करने के लिए यहाँ ये जो बहु महत्वाकांक्षी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, केंद्र सरकार की योजना, उसे लॉन्च किया गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसके बारे में भी देखेंगे, 360 डिग्री एक व्यू लेंगे। साथ ही अगर दोनों मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो दोनों के दोनों इंडियन एक्सप्रेस से हमें मिले हैं। प्लस अगर इन चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हो तो growthmodeeducation.com आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको यह सारी माहितियाँ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी, ठीक है। और ये ब्लॉग वेल रिसर्च्ड है। साथ ही अगर आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सेम टॉपिक अगर आप पे हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी growthmodeeducation.com के ऊपर उपलब्ध है, तो आप आज ही विजिट कीजिए। प्लस ग्रोथमोट यूपीएससी की जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि संधि सेवाओं की एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की, जिनमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी तैयारियां सारे बच्चों को जो है घर बैठे हो सके। प्लस जैसे आपको मालूम है कि ग्रोथमोट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर समसामयिक विषयों के साथ हम लोग जो स्टैटिक का पोर्शन है जनरल स्टडीज़ का, उसके बारे में भी बात करते हैं। हाइपोथेसिस के तहत हिस्ट्री चल रही है फिलहाल, उसमें ब्रेक है क्योंकि हम लोग हमारे जो है वेबसाइट को जो है प्लान कर रहे हैं, साथ ही में अन्य चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, मगर बहुत ही जल्द हाइपोथेसिस के जो लेक्चर्स है उसकी जो श्रृंखला है वो रिज्यूम हो जाएगी। प्लस विशेष श्रृंखला एक चल रही है जिसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें प्रति उपाख्यान में हम लोग एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो आप वो भी जो है ज़रूर देखिए, मैं आपको अनुरोध करूंगा, आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही में भारत में कैसे प्रशासकीय पूरा जो तंत्र है वो चल रहा है, कौन कौन से कानून है, उनमें कौन कौन से प्रावधान है, किस प्रकार के कानून है, वो सारी चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। प्लस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में एक सामान्य समझ बनाने के लिए भी हम लोग चीज़ों को रखते हैं आपके सामने, और जो वैश्विक रूप से, राष्ट्रीय रूप से जो महत्वपूर्ण हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ आज जिस उपाख्यान में खड़े हैं ये मात्र और मात्र विशेष करके समसामयिक विषयों के ऊपर आधारित है, उसको समर्पित है। तो यहाँ अलग अलग महत्वपूर्ण संपादकीय लेख उनको देखते हैं और उनके ही समकक्ष, उनके ही क्षमता में समकक्ष जो मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे आज दो मीडिया रिपोर्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। अब हमारी मूल चर्चा जो है वो शुरू करेंगे, जिनमें जैसे आपको मालूम है ये प्रथम हिस्सा है आज के हमारे उपाख्यान का, और ये दूसरा है। प्रथम हिस्से में नोबेल प्राइज 2021 के बारे में देखेंगे। जैसे हमें मालूम है बहुत ही प्रतिष्ठित ये अवार्ड्स है और प्रति वर्ष एनायत किए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्रों में एनायत किए जाते हैं, विज्ञान के उप क्षेत्रों में एनायत किए जाते हैं, विज्ञान के अलावा के क्षेत्रों में भी एनायत किया जाता है, जिनमें शांति है, साहित्य है, या आप कह लीजिए कि आर्थिक विज्ञान है, जिसकी आज बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कई सारी श्रृंखलाओं में यह अवार्ड्स जो है वो एनायत किया जाता है, और इनमें जो विभूतियां हैं, जिनके योगदान ने पूरे मानव जीवन को प्रभावित किया हो, जिनके प्रतिपादित सिद्धांत पूरा विश्व जो है वो मान रहा हो, तो ऐसे विभूतियों को यहाँ पहचाना जाता है और उनके कार्य के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठा से सम्मानित किया जाता है। आज दो बिंदु में यह पूरा जो पहला चरण है वो देखना है, पहला हिस्सा देखना है, जिनमें एक तो है वाई न्यूज़ और दूसरा है अबाउट नोबेल प्राइज 2021, और उसमें भी खास करके आर्थिक विज्ञान। आर्थिक विज्ञान क्योंकि कुछ तरीके का जो नोबेल होते हैं उनमें हमें नोबेल विजेताओं की माहितियों के साथ उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने भौतिक शास्त्र के जो है विज्ञान की जो हमने चर्चा की, भौतिक शास्त्र के अवार्ड की, तो वो चर्चा में भी हमने वो पूरा तंत्र था जो कि शुक्र और मानवे के द्वारा दिया गया था, वो तंत्र देखा कि कैसे आज कार्बन डाइऑक्साइड समेत ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो विश्व का तापमान बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा मॉडल हमने देखा। अब आज इकोनॉमिक साइंस में हमें यहाँ जो विजेता है उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनको भी देखना है, और इसलिए
आज का ये जो उपाख्यान के पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो शुरू करेंगे बात। यहाँ सेम कवर है, नोबेल प्राइज का ही कवर है, उसका ही एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। ये सर अल्फ्रेड नोबेल है, जिसके बारे में मैंने पिछले उपाख्यान में बताया था। और अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें संधि सेवा के लिए या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो ये जीएस पेपर 1 के साथ ताल्लुक रखता है और उसमें भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की श्रेणी में या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा, जो कि वाई न्यूज से है। 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एज नोबेल प्राइज अनाउंस्ड a chain of Nobel laureates in different classified categories। yes, तो ये तो हमें मालूम ही है कि प्रतिवर्ष काफ़ी सारी श्रृंखला में काफ़ी सारे विजेताओं के नाम जो है वे नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें चयनित किया जाता है और ये प्रतिष्ठा उन्हें दी जाती है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस नोबेल प्राइज 2021 फॉर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी कि आर्थिक विज्ञान। ठीक है, आर्थिक विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर देखें तो पूरे विश्व का जो पैरामीटर हमने सेट किया है वो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास सेट किया है। तो यहाँ ये अर्थशास्त्र जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि मानव के जीवन में है। और इसमें आज जिन विजेताओं के नाम हम लोग यहाँ देखेंगे, जिनके बारे में समझेंगे, उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो हमें प्रभावित कर सकते हैं या कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखें जो आखिरी बिंदु है वो कहता है कि इन अवर प्रीवियस डिस्कशंस वी हैड टॉक्ड अबाउट कैटेगरीज अदर देन मेंशन्ड अबव एंड दे आर फिजिक्स, यानी कि भौतिक शास्त्र के जो है पूरे नोबेल इनायत को देखा हमने, शांति के लिए नोबेल इनायत को देखा कि कैसे है। फिलीपींस और रूस के 2 पत्रकारों को यहाँ शांति के नोबेल के लिए चयनित किया गया है। और आखिरी में हमने शरीर शास्त्र के जो है नोबेल को भी देखा और उनमें हमने थियरी समझी कि कैसे रिसेप्टर्स जो है वे काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, वे जब उनका एक्सपोजर होता है तो वो विशिष्ट प्रकार के जो रिसेप्टर्स होते हैं वे थोड़े खुल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ देखी, पूरा तंत्र देखा। वैसे ही आज आर्थिक विज्ञान में भी पहले विजेताओं के बारे में देखेंगे, फिर उनके कार्य और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ इकोनॉमिक साइंस की इस चर्चा में हमें 5 बिंदुओं में पूरा कार्य जो है वो समझना है, पूरी चर्चा समझनी है, जिनमें सबसे प्रथम है अबाउट नोबेल लॉरेट्स, यानी कि जो नोबेल विजेता है उनके बारे में देखेंगे, उनका नाम, उनकी तस्वीर देखेंगे और उनका कार्य जो है वो फिर विस्तृत करके समझेंगे। फिर हमें फर्स्ट थियरी आउट ऑफ सेकंड देखना है। देखिए, अगर मैं आपको संक्षिप्त में शुरुआत में बता दूं, एक परिचय दे दूं, तो इस साल का जो नोबेल है आर्थिक विज्ञान के लिए, आर्थिक विज्ञान, तो वो पहले तो 3 व्यक्तियों को इनायत किया गया है। 3 में से 2 व्यक्तियों को साझा रूप से इनायत किया गया है और 1 व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से इनायत किया गया है। यानी कि इन दोनों के बीच में आधा नोबेल बटेगा और यहाँ इस अकेले के पास आधा नोबेल रहेगा। अब इन दोनों के सिद्धांत एक है, ये एक अलग सा स्वतंत्र सिद्धांत है। तो 2 थियरी रही यहाँ। सबसे प्रथम ये पहली वाली थियरी, जो कि डेविड कार्ड नामक विजेता है, जिनको आगे हम लोग देखेंगे, उनसे परिचित होंगे, उनके द्वारा दी गई है। और दूसरी जो थियरी है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन दोनों के द्वारा दी गई है। तो वो दूसरी थियरी बनी, सेकंड थियरी आउट ऑफ 2, जो ये 2 महानुभावों के द्वारा दी गई है, जिन्होंने आधे नोबेल में जो है हिस्सेदारी की। फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य देखना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन या निष्कर्ष कह सकते हैं। और आखिरी में हमें साइटेशन बाय नोबेल कमेटी की, नोबेल कमेटी ने इन व्यक्तियों की जो है नियुक्ति करते समय, इस प्रतिष्ठा के लिए इन व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय जो है कौन सी बातों की नोंद ली, तो उसको भी हम लोग यहाँ संक्षिप्त में देख लेंगे। तो कुल मिलाकर 5 बिंदुओं के तहत आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 को हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, सबसे प्रथम अबाउट नोबेल लॉरेट्स, यानी कि नोबेल विजेताओं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 व्यक्तियों को, जिनमें इनको स्वतंत्र मिला है, डेविड कार्ड स्वतंत्र आधा अवार्ड और इनको साझा करके आधा अवार्ड मिला है। ठीक है, एक नोबेल का बंटवारा हुआ, 2 आधे आधे हिस्से हुए और एक आधे हिस्से में एक व्यक्ति रहे, एक महानुभाव रहे, जिनका नाम है डेविड कार्ड, जिनको हम लोग देखेंगे। और दूसरे आधे में 2 व्यक्ति रहे, इन दोनों ने जो है इनमें हिस्सेदारी की।
अब सबसे प्रथम को समझेंगे, डेविड कार्डी इनका नाम है, आप इनकी तस्वीर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स यानी कि जो मजदूरी का अर्थशास्त्र है, ठीक है, एकदम माइक्रो लेवल पर, और ये इनका कार्यक्षेत्र है। और इस कार्यक्षेत्र में उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया कि जो परंपरागत समझ थी वो समझ को उन्होंने जो है एक प्रकार से गलत ठहराया और एक नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और उसके लिए नोंद यहाँ नोबेल कमेटी के द्वारा इनकी ली गई है। इनको आज यह प्रतिष्ठा से जो है सम्मानित भी किया गया है। तो ये बताइए डेविड कार्ड की, इनके कार्य के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब नीचे आए तो जो दो साझा जो है अवार्ड में हिस्सेदारी देने वाले जो दो अर्थशास्त्री है, जिनका नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और दूसरे है गोडो डब्ल्यू एम्बियंस, तो इन दोनों का कार्यक्षेत्र जो है वो समान है, कॉमन जो है इनका फील्ड ऑफ वर्क है। एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर द मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। यस, देखिए अर्थशास्त्र है, इनमें काफ़ी सारी कैजुअल रिलेशनशिप्स होती है। अब इन रिलेशनशिप्स को या इन संबंधों को समझना होगा कि किस प्रकार का संबंध है। सपोज आप समझिए कि एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं फॉर एग्जांपल, फिर इनका कार्य तो हमें विस्तृत देखना ही है, मगर एक समझ बनाने के लिए कि इन्होंने दरअसल ढूंढा किया है या किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो देखिए, एक सामान्य प्रश्न है कि अगर बच्चों में शिक्षा को बढ़ाया जाए तो क्या आगे जाकर जब वे बड़े होंगे तो क्या उनकी आय में वृद्धि होगी? आय में वृद्धि, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रिलेशनशिप हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इनकम। तो ऐसे कठिन प्रश्नों के जवाब यहाँ इन दो महानुभावों की थियरी से मिलते हैं और इसीलिए नोबेल कमेटी ने इनके कार्य को सराहा है, इनके कार्य की नोंद ली है और इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो आगे चलकर देखना है, मगर एक इसका परिचय ये है कि इस प्रकार के जटिल प्रश्नों के जवाब देने के लिए यहाँ इन्होंने एक मेथोडोलॉजी जो है वो डेवलप करी है। और अब हमें सबसे प्रथम थियरी देखनी है जो कि डेविड कार्ड की है और लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में है। इन्होंने इसमें बताया है कि जॉब्स एंड वेजेस यानी कि नौकरियां और वेतन के बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है। ट्रेडिशनल विजडम जो थी, जो परंपरागत समझ थी पूरे समाज की, पूरे विश्व की, वो अलग थी। इन्होंने इनको चैलेंज किया और अपने प्राकृतिक प्रयोगों से, अपने नेचुरल एक्सपेरिमेंट से उन परंपरागत समझन या उन परंपरागत समझ को एक प्रकार से जो है गलत ठहराया, ठीक है। और वो हमें यहाँ आज देखना है। देखिए, सारी चीज़ें माइंड मैप की मदद से ही देखेंगे ताकि चीज़ों को याद भी रखा जा सके और समझा भी जा सके। सबसे प्रथम बिंदु यहाँ देखना है, डेविड कार्ड की यह प्रथम थियरी है। देखेंगे, देयर इज अ कॉमन ट्रेडिशन परसेप्शन दैट राइजिंग मिनिमम वेज लेड टू लोअर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये यहाँ कहा गया है कि एक बहुत ही एक सामान्य समझ है पूरे हमारे समाज में, पूरे हमारे आर्थिक विश्व में, आर्थिक जगत में, कि जब जब न्यूनतम वेतन में जब इजाफा होगा, जब उसमें बढ़ोतरी की जाएगी न्यूनतम वेतन में यानी कि मिनिमम वेजेस में, तो सामने जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगारी है, वो कम होगी। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ अप्लाई किया जाता था कि भाई अगर समझ लीजिए कि मिनिमम वेजेस जो है वो एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 10 रुपीज़ था, ₹10, और उसे बढ़ाकर कर दिया गया ₹20, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक था कि भाई इसे बढ़ाने की वजह से जो फर्म है, जो कि एम्प्लॉयर फर्म है, वो फर्म के ऊपर दबाव बढ़ेगा, उनकी लागत बढ़ेगी, एंड इवेंचुअली दे विल मोटिवेट टू रिक्रूट ओनली फ्यू पीपल। जो आज 10 रुपए में वे 50 व्यक्ति रख रहे थे, वो आज 20 रुपए में वे मात्र 20 व्यक्ति ही रखेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉमन परसेप्शन। मगर ये कॉमन परसेप्शन इतना अनकॉमन था कि यह एक प्रिंसिपल बन गया था, यह एक सिद्धांत बन गया था। और सारे जो है नीति निर्माणकार,
सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री वे ही समझते हैं कि भाई अगर न्यूनतम वेतन में हमें इजाफा करना है तो हमें रोजगारी कम होने की तैयारी जो है वो रखनी होगी, क्योंकि रोजगारी कम होगी। मगर यहाँ डेविड कार्ड ने इस पर्टिकुलर समझ को, इस परंपरागत समझ को यहाँ चैलेंज किया और बताया कि भाई ऐसा प्रति जो है समय नहीं होता। ठीक है, हो सकता है थिंग्स में भी कोइंसिडेंटल, मगर ऐसा होना वो एक गलत बात है। वे उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट या अपने प्रयोगों से सिद्ध किया। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन मिनिमम वेज इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ एम्प्लॉयमेंट लेवल। यस, नेगेटिवली कोरिलेटेड। इफ wages increases, then employment will definitely decrease. And if wages increases, if wages decrease, increase condition तो हमने देख ली। if wages decrease, then employment will राइस। तो ये एक प्रकार का प्रिंसिपल हो गया था, एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हो गया था, मगर डेविड कार्ड ने उनके अभ्यास के द्वारा इस पर्टिकुलर सिद्धांत को जो है एक प्रकार से चैलेंज किया और इसे गलत भी ठहराया। अब आगे देखें तो दैट इज इफ मिनिमम वेजेस इंक्रीज देन एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, एंड इफ मिनिमम वेजेस डिक्रीज देन एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज। जो कंडीशन हमने यहाँ देखने का प्रयास किया, it is traditional wisdom that higher wages will increase cost for the firm and lead to employer recruiting a few people. Yes, ये एक बहुत ही सामान्य परंपरागत समझ थी कि भाई अगर वेतन को जो है बढ़ावा दिया गया तो दूसरी ओर रोजगारी जो है वो कम होगी। मगर इसको कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया था, वो कम किया डेविड कार्ड ने अपने अभ्यास से। But there can be case when the occurrence of such phenomena is coincidental. That is the argument of David Card. Yes, उन्होंने ये दलील पेश की कि भाई हो सकता है कि भाई जब वेज को बढ़ाया गया हो, मिनिमम वेज को, तब हो सकता है कि कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से जो जॉब्स है वो कम होंगी, जो रोजगार है वो कम हुआ होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वेजेस को बढ़ाने की वजह से जॉब्स कम हुए, ये उनका कहना था। David Card's theory challenged traditional wisdom, established that it is not necessary that when minimum wages rise, then employment dips. Yes, उन्होंने अपने जो है थियरी से ये चैलेंज किया कि भाई ये कोइंसिडेंटल हो सकता है करंस, मगर ये बात तो तय है कि भाई वेजेस जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड जॉब्स के साथ, लाइवलीहुड के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं है। देन आफ्टर डेविड कार्ड यूज्ड नेचुरल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट आउट दिस प्रीज्यूम्ड कैजुअलिटी, और उन्होंने एक प्राकृतिक प्रयोग का उपयोग किया ताकि इस परंपरागत गलत समझ को जो है खत्म किया जा सके। इन 1992 इन न्यू जर्सी अर्ली मिनिमम वेजेस वर हाइक्ड फ्रॉम $4.25 टू $5.05, यानी कि यहाँ वेजेस में इंक्रीमेंट किया गया है मिनिमम वेजेस में। डेविड कार्ड स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन न्यू जर्सी एंड कंपेयर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन नेबरिंग एरियाज ऑफ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया। ठीक है, यानी कि एक स्थल के मिनिमम वेजेस में जो बढ़ावा हुआ उसको जो है डेविड कार्ड ने स्टडी किया, कंपेयर करके अपने अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों से, और उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि इंक्रीजिंग मिनिमम वेजेस डज नॉट नेसेसरी लीड टू फ्यूअर जॉब्स। यस, उन्होंने पाया कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपने न्यूनतम वेतन में इजाफा करो तो रोजगारी कम हो ही हो, ऐसा ज़रा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा यहाँ उन्होंने जो है परिणाम निकाला, क्योंकि न्यू जर्सी में जब मिनिमम वेजेस कम हुए थे तो वहाँ लाइवलीहुड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ी थी। उसके बाद रॉयल स्वीडिश एकेडमी नोटेड डेविड कार्ड्स स्टडी चैलेंजेस ट्रेडिशनल विजडम लीडिंग टू न्यू एनालिसिस एंड एडिशनल इंसाइट्स। यस, नोबेल कमेटी ने यह उनको ये पुरस्कार इनायत करते हुए ये बात की नोंद ली कि भाई डेविड कार्ड की जो खोज है, उनका जो अभ्यास है, उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल विजडम को चैलेंज किया है और हमारे में एक नई समझ उत्पन्न करने का प्रयास किया है, और उसके लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिद्धांत रहा डेविड कार्ड का, जिसे हम लोग हमारे इस उपाख्यान में प्रथम थियरी या प्रथम सिद्धांत से पहचानते हैं।
अब दूसरे सिद्धांत की बात है, जहां दो व्यक्तियों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, जिनकी तस्वीर हमने देखी। एक थे हमारे जोशुआ एंग्रिस्ट और दूसरे गुडो इम्बेंस। तो उनके द्वारा आप देखेंगे कि कौन सी थियरी दी गई है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि एक प्रश्न था जिनमें कहा गया था कि भाई क्या बच्चों के शिक्षण के वर्ष उनकी आय स्तर को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रश्नों का ही जवाब देने के लिए इन्होंने यह मेथोडोलॉजी की शोध की थी। एंग्रिस्ट एंड इम्बेंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। यस, और मैंने आपको यह भी उदाहरण दिया था कि किस प्रकार की यह रिलेशनशिप है, किन किन दो चीजों के बीच में, किन किन दो पक्षों के बीच में यह संबंध है। तो एक पक्ष था उस प्रश्न के मुताबिक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन और दूसरा था इनकम लेवल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से संबंध है वो जानने की जो मेथोडोलॉजी है वो इन दो महानुभावों के द्वारा जो है हमारे सामने रखी गई, हमें पूरे विश्व को दी गई है। ड्यूओ बाय हिज वर्क सोल्व्ड मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ प्रिसाइज कंक्लूजन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट कैन बी ड्राउन फ्रॉम द नेचुरल एक्सपेरिमेंट। यस, कॉज एंड इफेक्ट हुआ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कह लीजिए, ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, और वहीं सामने इनकम लेवल। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीज्ड देन इनकम लेवल विल इंक्रीज्ड। इफ एजुकेशन ईयर इज डिक्रीज्ड देन सेम विल हैपन विथ इनकम, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये कॉज है, ये इसकी इफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे जटिल मामलों में किस तरीके से गिनती की जाए वो यहाँ इनके द्वारा हमारे सामने रखा गया था। अब उसके बाद देखें तो ड्यूज वर्क हेल्प टू कंक्लूड मेनी क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एक्सटेंडिंग कंपल्सरी एजुकेशन बाय ए ईयर फॉर वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड नॉट टू द अदर। देखिए यहाँ और उदाहरण दिए गए हैं कि एक वर्ष का एजुकेशन एक छात्रों के किसी एक समूह के लिए बढ़ा दिया गया और एक समूह को उस एक अधिक वर्ष से वंचित कर दिया गया। So it is possible to conclude the effect of extra 1 year compulsory education to the specific group of student। अब समझना है कि जिनको एक वर्ष का अधिक शिक्षण प्राप्त हुआ उन छात्रों के समूह की आज आय जो है वो कौन सी है, कितनी है, और वहीं जिनको अधिक शिक्षण वर्ष से वंचित रख दिया गया उनकी आय कितनी है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है और देखना है कि क्या एक वर्ष अधिक शिक्षण वाले बच्चे जो थे उनकी आय क्या ज्यादा है, उसमें कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ऐसे जटिल प्रश्नों के जवाब को सुलझाने के लिए जो मेथड होनी चाहिए वो यहाँ इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ एक उनका काम है और मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा, मगर उसके पहले आप स्क्रीन के ऊपर भी यह पूरा ग्राफ जो है वो देख सकते हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वो 4 या 5 सेकंड वहाँ रहेगा, मगर फिर बाद में फिर जो है ये स्क्रीन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ी समझनी है। अब यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, आई एम सॉरी। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर इनकम है जैसा कि आप देख रहे हैं, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। 6 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 7, 8, 9, 10 to 20 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और ऊपर इस तरीके से इनकम का लेवल है। आप देखिए तो जिन छात्रों को मात्र 6 वर्ष की शिक्षा मिली है उनका आय स्तर देखिए, फिर कंपेयर कीजिए 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ। अब देखिए आय स्तर में आपको बढ़ावा मिलेगा, जैसे जैसे शिक्षण वर्ष में वृद्धि होगी वैसे वैसे इनकम लेवल में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हमें यहाँ बेस रखना है 11 ईयर ऑफ एजुकेशन। अब देखिए 11 और उसके बाद 12, देखिए आप इन दोनों में कितना फर्क है। जिन छात्रों को 11 वर्ष की शिक्षा मिली है उनसे जिनको 12 वर्ष की शिक्षा मिली है उनकी आय 12% ज्यादा है। देखिए ये 12% फ्रॉम द वन हु हैव गॉट एजुकेशन ऑफ 11 ईयर्स। अब फिर आगे आएंगे, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, आप एक इंक्रीज तो देखेंगे ही, मगर अगर 16 की बात करें इन पर्टिकुलर तो आप देखिए कि जिनकी जो है शिक्षा 11 वर्ष की हुई है उनसे 16 वर्ष की शिक्षा वाले बच्चों की जो आय है उसका स्तर जो है वो 65% ज्यादा है।
it's 65% more, crazy 65% more than the income level of the students who had schooling of mere 11 years. ठीक है, तो ये हमें यहाँ से सीखना है और यहाँ से हमें ये भी एक कंक्लूजन निकलना है, एक निष्कर्ष निकलना है कि भाई नंबर ऑफ स्कूलिंग, मोर द नंबर ऑफ स्कूलिंग, मोर द इनकम या हाई द इनकम लेवल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से कंक्लूड करना है और ये ग्राफ को समझना है। ये इन दो महानुभावों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नोबेल ने इसकी नोंद ली है, इस पर्टिकुलर ग्राफ की, और अपने साइटेशन में ये ग्राफ भी रखा है, ये फोटो भी रखा है, और हमें भी यह तस्वीर जो है वो वहीं से प्राप्त हुई है, nobelprize.org से। अब आगे देखें तो हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य देखना है कि भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहा। ये जो यहाँ मेथोडोलॉजी की बात की गई, तो भारत के लिए जो डेविड कार्ड के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, यहाँ एंग्रिस्ट और इनबेंस की जो थियरी है वो हमें इवेंचुअली आगे के समय में उपयोगी साबित हो सकती है, मगर अगर डेविड कार्ड की बात करें तो उनकी थियरी हमें आज भी जो है कंटेम्प्रेरी समय से ही लागू अगर हम कर दें तो वो हमारे फायदे में है। देखिए कैसे है, दिस मेथोडोलॉजीज थियरी विच हैव बीन अवॉर्डेड दिस ईयर्स नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। यस, जिनको आज इस वर्ष का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एनायत किया गया, वे सारे सिद्धांत, चाहे वो डेविड कार्ड के हो, चाहे वो एम्बियंस और एंगिस्ट की जोड़ी के हो, इम्बेंस और एंगिस्ट की जोड़ी के हो, आई एम सॉरी, वे सारे के सारे सिद्धांत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया शुड कंसिडर डेविड कार्ड्स थियरी दैट राइज इन मिनिमम वेजेस डज नॉट नेसेसरीली डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट। यस, भारत में परिस्थिति ये है कि भारत में ऑलरेडी जो मिनिमम वेजेस के लेवल है, मिनिमम वेजेस लेवल, वो ऑलरेडी कम है, लो, और जो नीति निर्माणकार है, जो सरकारें है, वो डर रही है कि अगर हमने मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया तो रोजगारी खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो एक हमारी परंपरागत समझ थी, एक सिद्धांत के तौर पर वो एस्टेब्लिश स्थापित हो गया था। ठीक है, मगर अब डेविड कार्ड की यह थियरी ने उसको नकारा है और बोला है कि भाई आप मिनिमम वेजेस में कोई जो है डर के बिना आप इजाफा कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसका प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव नौकरियां पर, रोजगार पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भारत को अब धीरे धीरे अपने जो नेशनल एवरेज मिनिमम वेजेस है उनमें बढ़ावा करना चाहिए, क्योंकि आज भारत में देखें तो वो मात्र और मात्र 180 रुपये है प्रतिदिन, न्यूनतम वेतन, एवरेज। ठीक है, तो ये हमें बढ़ाना चाहिए, मगर हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें रोजगारी खत्म होने का डर है, रोजगारी कम होने का डर है। फॉर इंस्टेंस, इन द वेक ऑफ कोविड ट्रिगर्ड लॉकडाउन, सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश सस्पेंडेड सेवरल लेबर लॉज। यस, उत्तर प्रदेश समेत कई सारे राज्यों ने कोविड महामारी से जो आप कह सकते हैं कि उससे उत्पन्न हुआ जो लॉकडाउन था, जिसने लाखों रोजी को खत्म कर दिया, अब फिर से अर्थतंत्र को ट्रैक पर लाने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश समेत काफी सारे देशों के द्वारा जो लेबर लॉज थे, उनमें से कुछ लेबर लॉज को यहाँ खत्म कर दिया गया है टेम्पररीली, स्थायी रूप से, और इनमें एक मिनिमम वेज एक्ट भी है। और स्टेट का ऐसा कहना है, उनकी ऐसी दलील है कि भाई ऐसा करने से रोजगारी जो है उसे बूस्ट मिलेगा, मगर यहाँ डेविड कार्ड की जो थियरी है वो कहती है कि मिनिमम वेजेस का रोजगारी के ऊपर कोई असर ही नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो यहाँ से सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य देशों, अन्य राज्यों का, जिन्होंने यहाँ अपने जो है अपने अर्थतंत्र को फिर से ट्रैक में लाने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। तो ऐसे कदम यहाँ नहीं उठाना चाहिए। देखिए यहाँ मिनिमम वेजेस, ठीक है, मिनिमम वेजेस समेत जो लेबर रेगुलेशन के जो कानून थे उनको खत्म करने की बात कर दी, उनको खत्म कर दिया और बताया कि भाई रोजगारी जो है वो जो है एक प्रकार से उनको बूस्ट मिलेगा, उसको एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। तो यहां से भारत को सीखना चाहिए। सो इंडिया शुड फ्रीली हाइक दर नेशनल एवरेज मिनिमम वेज एज इट इज ऑलरेडी लो इन इंडिया। और मैंने आपको बताया कि वो कितना है, वो है 180 रुपये प्रतिदिन।
180 पर डे मिनिमम वेज, नेशनल मिनिमम वेज। तो यह बात रही भारत के परिप्रेक्ष्य की। अब नोबेल कमेटी का साइटेशन देखना है, वो भी ब्रीफ में देख लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी नोंद ली और इन महानुभावों को जो पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार, वो क्यों इनायत किया। This year's laureates have provided us with new insights about the labor market, shown what conclusions about cause and effect can be drawn from the natural experiments. Yes, तो दो चीजें मिली। एक तो लेबर मार्केट की समझ बढ़ी कि भाई मिनिमम वेजेस बढ़ाने से रोजगारी खत्म नहीं होगी, आप बिंदास बढ़ा सकते हो। और दूसरा मिला कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मेथड, या आप कह लीजिए कि कैजुअल रिलेशनशिप कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये दो चीजें इस साल में प्राप्त हुई है। मेनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द स्टडी रिसर्च ऑफ दिस लॉरेट्स। सम क्वेश्चंस आर, देखिए ये जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण के प्रकार के कुछ अन्य है। डज इमिग्रेशन अफेक्ट सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स? डू इन्वेस्टमेंट इन स्कूल इंप्रूव फ्यूचर अर्निंग्स फॉर स्टूडेंट? विल राइजिंग मिनिमम वेजेस लीड टू लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स? ठीक है, तो ऐसे जटिल प्रश्नों का उत्तर देना इन दो महानुभावों के जो है तरीके से बहुत ही मुमकिन हो गया है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस प्रथम हिस्से में आर्थिक विज्ञान में देखनी थी। प्लस अगर इन चीज़ों को आपको पढ़ना है तो growthmodeeducation.com आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी, आप उनको पढ़ के प्रबुद्ध होंगे। अब आज का दूसरा चरण है जो पीएम गति शक्ति बारे में है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और इनके जो उद्देश्य है इस पर्टिकुलर योजना के, वे उद्देश्य भी बहुत ही अच्छे हैं भारत के लिए। अगर इसका लागू, इसका अनुपालन अच्छी तरीके से हो तो ये भारत का स्वरूप जो है उसे बदलने में भी सक्षम है। अब कवर की बात करें तो पीएम गति शक्ति योजना, जैसे आपको लोग देख रहे हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। एसोसिएट सब्जेक्ट की बात करें, एग्जाम रिलेवेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, उसमें भी नेशनल मास्टर प्लान, क्योंकि पीएम गति शक्ति योजना का मूल नाम ही नेशनल मास्टर प्लान है, तो देखेंगे। फिर जीएस पेपर 3 के साथ भी इसका जुड़ा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनमें डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिजिटल पोर्टल है। और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ह्यूमन इंटरफेरेंस को खत्म करना है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, तो अपने आप में डिजिटलाइजेशन के जो दिशा में भी एक अहम कदम है। तो दो जीएस पेपर के विषय के साथ यह मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर कार्य सूची की बात करें इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए, तो 5 बिंदुओं में चीज़ों को समझना है, जिनमें सबसे प्रथम वाई न्यूज़ देखेंगे, फिर अबाउट पीएम गति शक्ति स्कीम समझेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, उससे संबंधी कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसको भी देखते चलेंगे। वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह देखेंगे। एंड एट लास्ट यहाँ से जो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आंसर्स है पीएम गति शक्ति उसके ऑपरेशन को लेके, तो वो भी समझने का प्रयास करेंगे। अब मूल बात हमारी वाई न्यूज़ से शुरू करें, जिसे आपको कवर में दृश्यमान है, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आपको जो है दृश्यमान होगा कि पीएम मोदी लॉन्चेस गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, और एक भव्य समारोह में उन्होंने इस योजना को जो है उद्घोषित किया। एंड ऑन 30th October 2021 वेडनेसडे ही लॉन्च्ड दिस एम्बिशियस पीएम गति शक्ति स्कीम, और उसका नाम देखिए आप, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है, जो कि आज भारत में उसको एक बढ़ावा देने की ज़रूरत है, आर्थिक दृष्टि से भी ज़रूरत है, और एक विकासशील देश होने के नाते भी हमें इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा कहता है कि अबाउ मेंशन्ड पीएम गति शक्ति scheme is launched with aim to coordinate planning, boosting multimodal connectivity plan, execution of infrastructure project and driving down logistic cost। तो बहुउद्देश्य के साथ यह जो स्कीम है, यह जो योजना है वो लाई गई है, जिनमें सबसे प्रथम है संकलन,
यानी कि कोऑर्डिनेशन योजना का। फिर बूस्टिंग मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, यानी कि मल्टीमोडल कनेक्टिविटी यानी कि रोड, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है। तो दिस इज मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, तो उसको भी बूस्ट करना है। एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि जो संरचना के जो प्रोजेक्ट्स है उनको बूस्ट करना। एंड ड्राइविंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लागत है, उसको भी कम करना। तो कुल मिलाकर बहुउद्देश्य के साथ ये बहुमहत्वाकांक्षी योजना को केंद्र सरकार के द्वारा उद्घोषित किया गया है। ये बात रही वाइन न्यूज की। अब आगे देखें तो अबाउट गतिशक्ति स्कीम में समझना है और परीक्षा लक्ष्य एक व्यू लेंगे कि ये योजना दरअसल है क्या, किस तरीके से कार्य करेगी। पीएम गतिशक्ति इज अ डिजिटल पोर्टल दैट कनेक्ट्स 16 मिनिस्ट्रीज। इट इज अ डिजिटल पोर्टल जो हमने डिजिटलाइजेशन के इस जो है सब्जेक्ट में रखा था। तो ये डिजिटल एक पोर्टल है जिनके ऊपर तकरीबन 16 मिनिस्ट्रीज जुड़ी होंगी। A digital platform that connects 16 ministries, including road and highways, railways, shipping, petroleum, gas, power, telecom, aviation, etc. तो कुल मिलाकर ये सारी जो है ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां तो कुछ उदाहरण के रूप में ही है, मगर 16 में से अधिकांश जो मिनिस्ट्रीज है वो संरचना के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि उनका काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और पीएम गतिशक्ति का भी मूल उद्देश्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोग्राम है जो भारत में अंडरगोइंग है उसको बूस्ट करना, और इसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो इन प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई है उनको एक मंच पर लाना। फिर उसके बाद देखें तो पोर्टल विल ऑफर 200 लेयर्स ऑफ जियोस्पेशियल डेटा इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे एज वेल एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट, रिवर्स, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज टू एड इन प्लानिंग एंड ऑब्टेनिंग क्लियरेंस। यस, तो एक प्रकार से एक आइडिया देगा, एक नक्शे के रूप में ही एक आइडिया देगा कि भाई कहाँ कहाँ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कहाँ कहाँ इस प्रकार के ज्योग्राफिकल जो है तत्व भी है, जैसे रिवर है, फॉरेस्ट है, या पर्वत कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कह लीजिए। तो एक प्रकार से जो प्रशासकीय तंत्र है उसे माहितियाँ जो है वो सचोट रूप से रियल टाइम माहिती मिलेगी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस विथ ओनली वन क्लिक। तो ये इसका जो है मूल काम है। पोर्टल विल अलाउ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ट्रैक इन रियल टाइम and at one centralized place the progress of various projects, especially those with multi-sectoral and multi-regional impact. Yes, क्योंकि यहाँ आमतौर पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो चाहे वो अन्य हो, यहाँ बहु मिनिस्ट्रीज जो है इंक्लूड होती है, बहु मिनिस्ट्रीज का समावेशन होता है, और उसके साथ इसका जो प्रभाव है वो भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अंतर प्रादेशिक, इंटर रीजनल उसका जो प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहाँ इस पोर्टल के ऊपर कोई भी एजेंसी हो गवर्नमेंट की, उनके द्वारा रियल टाइम ट्रैक किया जाएगा उसके प्रोग्रेस को, और साथ ही में जो है एक सेंट्रलाइज्ड एक जो है मंच का निर्माण होगा जहाँ कोई भी मिनिस्ट्री अपने प्रश्न रख सकती है, कोई भी स्टेक होल्डर अपने जो अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। तो एक प्रकार से एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की यहाँ परिकल्पना की गई है। फिर उसके पश्चात देखें तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीएम गतिशक्ति पोर्टल इज टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट नाउ हैव विजिबिलिटी टू ईच अदर्स एक्टिविटी प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा व्हाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। यस, तो ये इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है कि जो जो सरकारी तंत्र इसमें शामिल है, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उन सारों को एक्सेस मिलना चाहिए प्रति तंत्र की एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अगर आप समझ लीजिए कि कोई भी इंटरमोडल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट बन रहा है और उसमें रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, ठीक है, और उसको रेलवे के साथ काम करना है मिलके, क्योंकि आफ्टर इंटरमोडल कनेक्टिविटी है, फिर बाद में एविएशन आएगा। तो इस प्रोजेक्ट में अगर रोड एंड हाईवेज अथॉरिटी चाहे तो वो भी काम को मॉनिटर कर सकती है रेलवे के, और अगर रेलवे चाहे तो वो
इस तंत्र के काम को मॉनिटर कर सकती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बूस्ट मिलेगी यहाँ से, और डिजिटलाइजेशन होगा, ह्यूमन इंटरफियरेंस कम होगा। यस, तो वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद देखें तो यहां में इस स्कीम का एम समझना है। ठीक है, तो समझेंगे एक एक बिंदु में, ताकि अगर मुख्य परीक्षा में भी ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाए तो हम लोग यहां से इन चीजों को वहां लिख सकें। तो सबसे प्रथम, टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट 4 years। यस, टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग यानी कि एक सम्मिलित प्लानिंग, चाहे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हो वो सारी एक मंच पर मिलकर कार्य करें। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि जो संरचना की योजना है पूरे भारत भर में, उनको जो है जल्द से जल्द पूरा करें, और अगले 4 वर्ष के लिए ये प्लान या ये स्कीम जो है वो लागू की जा रही है। फोकस इज ऑन एक्सपीडिटिंग वर्क्स ऑन द ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट, क्रिएटिंग जॉब्स। इसका मेन ध्येय यह है कि जो कार्य है वो जमीनी स्तर पर बहुत ही तेजी से हो, प्लस लागत जो है वो कम हो, यानी कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, और जॉब्स क्रिएट हो, यानी कि नौकरियों का सृजन हो, रोजगारी का सृजन हो। पीएम गति शक्ति स्कीम इज गोइंग टू सब्ज्यूम रुपीज 110 lakh crores national infrastructure pipeline that was launched in 2019. Yes, as we all know, national infrastructure pipeline was launched to boost of infrastructural development in the country. अब पीएम गति शक्ति जो है वो पूरी की पूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अपने में सम्मिलित कर देगी। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी जो है योजना है। फिर उसके बाद देखें तो along with bringing logistic cost down, scheme also aim to, yes, logistic costs को डाउन करने की तो जो है इस पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य है ही है। और वो कैसे होगा, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को डेवलप करके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। मगर उसके अलावा इस योजना के अन्य उद्देश्यों में एक तो है इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, हमारे पोर्ट्स के ऊपर कार्गो ट्रैफिक जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड। यस, जो जहाज आ रहा है, सपोज कोई भी जो चीज वस्तु वो भर के वो आ रहा है, तो उसे खाली करके जल्द से जल्द वापस उसे रवाना करना। ठीक है, तो वो टर्न अराउंड टाइम है, तो उसे अगर हम कम करेंगे तो हमारे पोर्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जहाज होस्ट कर पाएंगे। Then after the PM Gati scheme is also aimed to have 11 industrial corridors and 2 डिफेंस कॉरिडोर्स, यानी कि 11 औद्योगिक वसाहतें और 2 संरक्षण औद्योगिक वसाहतों का निर्माण इसमें करना है। और 2 जो संरक्षण की जो औद्योगिक वसाहतें होंगी उनमें से एक तमिलनाडु में होंगी, दूसरी होंगी उत्तर प्रदेश में। ये भी पीएम गति शक्ति का ही उद्देश्य है, उसका ही भाग है। स्कीम इज एमिंग एट एक्सटेंडिंग 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस। यस, एज वी ऑल नो, भारत में जो 4G कनेक्टिविटी है वो अर्बन एरिया तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी 2G जो टेक्नोलॉजी उसमें जी रहे हैं, तो यहाँ इसका ये भी उद्देश्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाए। पीएम गति शक्ति ऑल्सो प्लान्स एडिंग गैस पाइपलाइन नेटवर्क टू अप्रोक्स 17,000 किलोमीटर। तो यहाँ ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिस ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड डेवलपमेंट्स which are aimed by PM Gati Shakti along with bringing down the logistic cost by developing multi modal connectivity। ठीक है, तो ये बात रही है इसके एम की। तो ये पूरी बात रही पीएम गति शक्ति के बारे में। अब आगे देखें तो हमें पीएम गति शक्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी समझनी है एक बाजू, दूसरी बाजू हमें इसके साथ संबंधी जो कुछ समस्या है, जो कुछ प्रश्न है, उनको भी समझना है। सबसे प्रथम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएम गति शक्ति। सबसे प्रथम, स्कीम विल बूस्ट इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट। यस, इट विल बूस्ट इंटीग्रेटेड प्लानिंग, यानी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो एक मंच पर सम्मिलित होंगे, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट। और एक जगह इंटीग्रेट होने की वजह से जो एग्जीक्यूशन है काम का वो अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, टाइमली होगा। फिर उसके बाद स्कीम विल प्रोवाइड फॉर होलिस्टिक अप्रोच इन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, फर्दर बूस्टिंग मेक इन इंडिया। यस, इट विल प्रोवाइड ए होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डेवलप करनी है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर बनेगी। तो ये भी एक गति शक्ति का ही जो है हमें एक तोहफा होगा। फर्दर बूस्टिंग मेक इन इंडिया, और ये सारी चीज़ें यहाँ उपयोग में ली जाएगी इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डेवलपमेंट में। वो सारी की सारी चीज़ें भारत में निर्मित होगी।
तो मेक इन इंडिया के लिए भी एक बूस्ट समान साबित हो सकता है। स्कीम कैन हेल्प इंडिया टू बिकम बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये स्कीम इतनी सक्षम है कि अगर इसका अनुपालन बहुत ही अच्छी तरीके से हो तो ये भारत के भारत जो है वो विश्व का व्यवसायी मुख्य मथक बन सकता है या व्यवसाय मथक बन सकता है। तो इतनी सक्षम ये स्कीम है। उसके बाद टुडे there is a wide gap between macro planning and micro implementation. This gap will be filled by PM गति शक्ति। यस, आज हो ये रहा है कि प्लानिंग जो हो रहा है वो बहुत ही माइक्रो स्तर पर हो रहा है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए माइक्रो लेवल पर वो नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से PM गति जो है वो इस गैप को भी फिल करेगी। जो योजनाएं जो है अपर लेवल के ऊपर जो निर्मित होंगी वही योजनाएं उसी उद्देश्य के साथ एकदम निम्न लेवल पर, निम्न स्तर पर उसे लागू भी किया जाएगा, उसका अनुपालन भी किया जाएगा, वो PM गति शक्ति सुनिश्चित करेगी। स्कीम विल हेल्प इन कटिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। यस, क्योंकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पूरे जो डेवलप होगी तो अपने आप में जो लागत है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो तो कम होना ही है। देन आफ्टर स्कीम इज इन सिनर्जी विथ नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। यस, स्कीम इज इन सिनर्जी विथ नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि यहाँ से जो पैसा मिलेगा, या इन द अदर वर्ड्स PM गति शक्ति के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए जो फंड होगा वो यहाँ नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन से मिलेगा। तो इट इज इन सिनर्जी विथ NMP। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंस की बात रही। अब PM गति शक्ति रिलेटेड कंसर्न्स देखें तो कुछ महत्वपूर्ण कंसर्न्स है जिनमें हमें 3 देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है currently India's banking sector is passing through liquidity crunch, so there could be low credit take off. Yes, जो फंड लाने की बात है उनमें बैंकों का भी हिस्सा होगा। ठीक है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी में से तो आएगा ही, मगर बैंकों का द्वारा भी आएगा। मगर आज भारतीय बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है। काफ़ी सारे कारण है, एक तो कोविड है, दूसरा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है, यानी कि NPA की जो समस्या है, और इन सारी समस्याओं की वजह से उनके पास आज फंड नहीं है, तो क्रेडिट जो है वो कम ली दी जाएगी। Then after, in post-COVID-19 scenario, lack of demand is being witnessed. Yes, there is a lack of demand. There is a vacuum of demand. ठीक है, प्राइवेट डिमांड भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी नहीं है, और ऐसा केस में ऐसी जो है नई स्कीम को लॉन्च करना, उसे कार्यान्वित करना, वो अपने आप में एक जो है चैलेंजिंग है। उसके बाद इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। यस, भारत में जो प्रशासकीय हमारा जो तंत्र है वो अपने आप में एक ढांचागत जो है समस्या से जूझ रहा है। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो भारत में पहले लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, और उसके एक्विजिशन का इतना जटिल तंत्र है पूरा कि अपने आप में जो प्रोजेक्ट है या जो प्रोजेक्ट स्थापित करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका मोटो डाउन हो सकता है। तो ये सारा कुछ रिलेटेड कंसर्न्स है कि जो आड़े आ सकते हैं PM गति शक्ति योजना के सक्सेस के। अब उसके पश्चात देखें तो हमें आगे की राह देखनी है। 3 बिंदु है, इन ब्रीफ हमें समझना है कि आगे अब किस प्रकार का हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं। सबसे प्रथम, PM गति शक्ति इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, वी ऑल नो दैट। इट नीड्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल and macroeconomic stability concerns emanating from high public expenditure. Yes, क्योंकि आज देखें तो फिस्कल बजट, भारत में जो बजट होता है वो हमेशा फिस्कली होता है। भारत ने सरप्लस बजट जो है वो अपने स्वाधीनता के पश्चात नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ समझना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेगी तो यहाँ फिस्कल का क्या होगा, फिस्कल डिसिप्लिन का क्या होगा। ठीक है, तो ये एक समझने सोचने वाली बात है। एंड द लास्ट वन सेज दिस इनिशिएटिव इज ट्राइड टू बी अंडरपिन्ड बाय अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यस, तो लग रहा है कि सरकार की जो है यह पहल, यह इनिशिएटिव या यह पहल अपने आप में एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल रेगुलेशनरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रदान करेगी। यानी कि प्रेडिक्टेबल यानी कि जिसको जो जिसके बारे में कुछ मान्यताएं बनाई जा सके। देन आफ्टर रेगुलेटरी, एक नियंत्रित इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि संस्था की एक पूरा ढांचा। ठीक है, तो ये बन सकता है, और ये भारत में ऐसा नहीं था, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और ये अपने आप में भारत के लिए
फायदेमंद भी साबित हो सकता है अगर इसका अनुपालन अच्छी तरीके से, जिस प्रकार से जो है इसमें जो उद्देश्यों की बात की गई है, अगर उसका अनुपालन ठीक से हुआ तो ये स्कीम अपने आप में भारत के लिए एक माइलस्टोन हो सकती है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ से हमें प्रश्न समझने हैं जो कि इस स्कीम, इसके कार्य, इसके अमलीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। 3-4 प्रश्न है। पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके जवाब के ऊपर गौर करेंगे। 1 बाय 1 शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। हाउ विल प्लेटफॉर्म ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट? यस, जो हमने आज यहाँ बात करी कि भाई ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम करने की बात कर रहा है, मगर एग्जैक्टली वो कैसा कम करेगा उसका जवाब यहाँ है। देखिए, सबसे प्रथम, according to various studies, logistic cost in India are about 13 to 14% of GDP, as against 7 to 8% of GDP in developed economy. तो आप समझ सकते हैं कि भारत के संदर्भ में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वी आर डेवलपिंग, ठीक है, मगर यहाँ डेवलपिंग की जगह मैं भारत यूज करूंगा क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो लगभग आधी है, यानी कि यहाँ अगर 15% है तो यहाँ वो 7% है। ये हमें कम करना है। By incorporating infrastructure schemes under various ministry and state government, including Bharatmala Inland Waterways Scheme, economic zones such as textile park, pharmaceutical cluster, electronic park, etc., PM Gati Shakti platform aims to boost last mile connectivity and bring down logistic cost with integrated planning and reducing implementation overlap. Currently, number of economic zones and industrial parks are not able to reach their full productive potential due to inefficient multimodal connectivity. तो कुल मिलाकर यहाँ एक प्लेटफॉर्म, एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाकर सारे स्टेक होल्डर्स को जमा करना, वो एक पासा है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का, और दूसरा पासा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को डेवलप करना जो अपने आप में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से पीएम गति शक्ति, अगर सब कुछ सही रहा है, इसका अनुपालन अगर अच्छी तरीके से किया गया तो इस प्रकार के जो है फल हमारे सामने ये रख सकती है। दूसरा प्रश्न कहता है कि हाउ विल प्रोग्रेस अंडर द नेशनल मास्टर प्लान बी मॉनिटर्ड? नेशनल मास्टर प्लान ही हुआ पीएम गति शक्ति यानी कि, तो इसमें मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है पीएम गति शक्ति में? सरल भाषा में ऐसा पूछा गया है। नेशनल मास्टर प्लान हैज सेट टारगेट्स फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री। यस, सबसे प्रथम तो पीएम गति शक्ति ने जो इसमें सारी मिनिस्ट्रीज है, 16 मिनिस्ट्रीज हमने देखी, उन सब के लिए अपने अपने क्षेत्र में एक टारगेट सेट किया है, एक उद्देश्य को तय किया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे शिपिंग मिनिस्ट्री के लिए, तो उनका क्या उद्देश्य है? फर्स्ट वन, टू इंक्रीज टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, मेक 1759 मिलियन टन्स पर एनम इन 2024-25 फ्रॉम 1282 मिलियन टन्स पर एनम इन 2020। यानी कि 4 वर्ष का टारगेट है, 4 वर्ष के बाद इसे बढ़ाना है। जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसमें बढ़ावा करने का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए नेशनल मास्टर प्लान ने सेट किया है। दूसरा, इंक्रीज कार्गो मूवमेंट ऑन नेशनल वाटरवे, मेक 95 टन्स इन 2024-25 फ्रॉम 74 मिलियन टन्स नाउ, यानी कि इन 2020। ठीक है, तो यहाँ कार्गो मूवमेंट भी राष्ट्रीय जलमार्ग के ऊपर बढ़ाने की बात है, यानी कि इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज की बदले वाटरवेज के यूज़ करने की बात की गई है, विच विल ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इस प्रकार से लगभग सभी मिनिस्ट्री के लिए ऐसे उद्देश्यों को यहाँ सेट किया गया है। ए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT, ए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप will monitor the progress of key projects in real time and report any interministerial issues to empowered group of ministry who will then aim to resolve this। तो इस तरीके से एक मॉनिटरिंग ग्रुप होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत जो है गठित किया जाएगा, और वही इसके अनुपालन अनुकरण का मॉनिटरिंग, उसकी देखरेख रखेगा। तो ये बात रही इसके प्रोग्रेस के मॉनिटर करने की। अब उसके पश्चात देखें तो तीसरा प्रश्न कहता है कि हाउ विल दिस इम्पैक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्री फॉर प्रोजेक्ट? Currently, any interministerial issues that arise relating to project are addressed in regular meeting of infrastructure related ministry। Yes, आज क्या है मैकेनिज्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है जिनको इंटरवर्क करना है, एक साथ मिलजुल का काम करना है, वे रेगुलरली उनकी बैठकें होती है, और जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान वो बैठक में होता है। मगर वो बैठक कब मिले, कब वे प्रश्नों की चर्चा हो, कब इसके ऊपर समाधान हो,
या समाधान के कदम उठाए जाए, वो एक बहुत ही लंबी और टेडियस प्रोसेस है। थ्रू पीएम प्रगति, विच मीन्स प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, पोर्टल मेनी इश्यूज वर रिसोल्व्ड प्रायर टू सच मीटिंग। यस, फिर सरकार ने पीएम प्रगति पोर्टल को जो है गठित किया और उसके तहत सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो वहाँ मिलने लगी। तो यहाँ कहा गया है कि पीएम प्रगति के तहत ये जो ऐसे प्रश्न होते थे वो मीटिंग बैठक के पहले ही सोल्व किए जाते थे, क्योंकि वहाँ एक मिनिस्ट्री अपना प्रश्न रखेगी, दूसरी मिनिस्ट्री उसका फीडबैक देगी और ऐसे कदम उठाएंगे चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए। पीएम गतिशक्ति पोर्टल में reduce the human interference required as ministers will be in constant touch, या ministries will be in constant touch and project will be reviewed by the project monitoring group in real time। ठीक है, तो यहाँ पीएम गतिशक्ति जो है वो पीएम प्रगति से भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफियरेंस ही नहीं है। साथ ही सारी मिनिस्ट्रीज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो यहाँ एकीकृत है एक ही मंच पर, एंड मॉनिटरिंग ग्रुप एक है जो कि इनके काम के ऊपर देखरेख रख रहा है। तो यहाँ पीएम गतिशक्ति ओवरऑल पूरे कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करेगी, इट विल मेक मोर इंटीग्रेटेड। अब उसके बाद देखें तो आखिरी प्रश्न कहता है कि हु डेवलप्ड पीएम शक्ति पोर्टल एंड व्हाट पोर्टल विल हाईलाइट। तो सबसे प्रथम ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पीएम गति पोर्टल इज डेवलप्ड बाय भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स व्हिच इज शॉर्टली नोन एज मिसागैन। पोर्टल विल हाईलाइट ऑल द क्लियरेंस एनी प्रोजेक्ट वुड नीड। यस, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट की भूभौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल या उसके हिसाब से ये पोर्टल जो है वो दिखाएगा कि भाई इस तरीके के इस जगह पर प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी क्लियरेंस की आपको ज़रूरत है। Based on its location and allow stakeholders to apply this clearance from the relevant authority directly on the portal. Yes, तो no human interference। जो रिक्वेस्ट करने वाला है, नया प्रोजेक्ट लेने वाला है, वो अपना प्रोजेक्ट इस पोर्टल के ऊपर रखेगा, एड्रेस रखेगा कि कहाँ वो बनाना चाहता है, उसके ऊपर ये पोर्टल जो है वो अपनी तरीके से, या इस पोर्टल के ऊपर जो मिनिस्ट्रीज है जो इस प्रोजेक्ट में जो संबंधित होगी उनके द्वारा क्लियरेंस की एक सूची जो है वो इन रिक्वेस्ट करने वाले के सामने रखेगी। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मानव रहित हो जाएगा, जो टाइम का भी काफ़ी सारा बचाव कर सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस 2 बिंदुओं में देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। 2 महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखें, नोबेल प्राइज भी महत्वपूर्ण था, जिनमें आर्थिक विज्ञान की बात की, उनके कार्य की बात की, उनके प्रतिपादित सिद्धांतों की बात की। साथ ही में पीएम गतिशक्ति के बारे में देखा, उसका रिलेवेंस देखा, उसका उद्देश्य समझा, महत्व समझा, साथ ही में इससे संबंधी कुछ समस्याओं को भी हमने देखा, भारतीय परिप्रेक्ष्य भी देखा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही ग्रोथमोंट यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है, संधि सेवा परीक्षा के बारे में समझना है, संधि सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप growthmounteducation.com विजिट कीजिए। वहाँ से आपको रिसर्च कंटेंट ब्लॉग के फॉर्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर ढेर सारे अन्य एग्जामिनेशन रिसोर्स भी आपको मिलेंगे। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले किसी ऐसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय के साथ, संपादकीय लेख हो या मीडिया रिपोर्ट हो। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।